हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर के यूपी स्पेशल या उत्तर प्रदेश जो करंट अफेयर है उस वाले सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और अभी जो है अपना सिलेबस आप लोग कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए। और जब प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज आप लोगों का शुरू किया जाएगा तो कंटिन्यू जो है एग्ज़ाम तक जो है जितने भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स हैं उन सारे पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स को प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा। उसके साथ साथ उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी जब तक प्रैक्टिस सेट्स टेस्ट सीरीज आपका नहीं आ रहा है तब तक आप लोग आराम से रिवीजन करते रहिए। और उसके बाद जब आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो कंटिन्यू जो है जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो दृष्टि IAS हो गया, ध्येय IAS का हो गया, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन सारे टेस्ट सीरीज को प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी ये है कि करंट अफेयर भी आपका जो अर्धवार्षिकी है आ चुका है, और एग्ज़ाम के टाइम पे जो एग्ज़ाम स्पेशल आपके करंट अफेयर आते हैं उन्हें भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो अभी आप लोग अपने जो सिलेबस है उसके रिवीजन के साथ साथ करंट अफेयर पर भी फोकस करिए। ठीक है, इसका जो ऑनलाइनर करंट अफेयर था उसे अपलोड कर दिया गया था, और इस वीडियो में हम लोग जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है इसको कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024, इसको जो है हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पेपर लीक हो रहा है या फिर से उसे जो कराने वाले को 2 साल से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया। ठीक है, न्यूनतम 2 साल और अधिकतम जो है आजीवन कारावास का सज़ा का प्रावधान किया गया है, और 1 करोड़ रुपये जुर्माना का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 है। ये पूछ सकता है कि परीक्षाएं जो लीक हो रहा है उसको रोकने के लिए जो अध्यादेश लाया गया उसका नाम क्या है, नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूपी या उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024। ठीक, और इससे समेत अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024, इसके प्रारूप को 24 जून 2024 को मुख्यमंत्री के समक्ष जो है उनके समक्ष जो है कैबिनेट की बैठक में जो है इसे मंजूरी दी गई थी। और अभी विधानसभा का सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर एक अध्यादेश लाया गया। ठीक है, अध्यादेश के प्रारूप में यह प्रस्ताव पेश किया गया था, और राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जैसे यूपी PCS हो गया, यूपी SSSC हो गया, यूपी बोर्ड विश्वविद्यालय हो गया, प्राधिकरण निकाय, उनके द्वारा नामित संस्थाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण, पदोन्नति करने वाली परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र के लिए होने वाली जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं इन सभी पर भी इसे लागू किया जाएगा। ठीक, इसके दायरे की अगर हम बात करें तो इसके दायरे में प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना भी शामिल है। परीक्षा प्रभावित होने पर जैसे फर्जी वेबसाइट बनाना, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम के पेपर सर्कुलेट होते हैं वह ज़्यादातर टेलीग्राम पर ही सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्कुलेट होते हैं, तो इसमें जो है इन फर्जी वेबसाइटों को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, और परीक्षा प्रभावित होने पर परीक्षा में होने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गिरोह से वसूला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा अगर लीक हो रही है या फिर से उसके प्रश्न पत्र को जो है लीक किया जा रहा है, और अगर परीक्षा रद्द होती है तो उसका जो खर्च होगा, दोबारा जो पेपर कराने का जो खर्च होगा, वह पूरा खर्च जो है जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है या उन्हीं से वसूला जाएगा। ठीक है, और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली जो संस्था होंगी, जो सेवा प्रदाता होंगे, उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। पेपर लीक से संबंधित जो सभी अपराध हैं उन्हें संज्ञेय गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उसके थ्रू जिन लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। ठीक, इसे संज्ञेय या फिर गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष हो गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य रहा है। राज्यों के रूप में यह उभरा है। 23-24 में उत्तर प्रदेश राज्य प्रतियोगिता या उपयोगिता की जो सूची है इसमें यूपी जो है शीर्ष पर रहा है। 23-24 में राज्य सरकार की स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपी PTCL जो है
इसने 220 केवी या उससे अधिक 1460 सीकेएम सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन यह इसके द्वारा जोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पे है और सरकारी कंपनी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड GETCO इसने तो यह 23-24 में 898 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ा था। तो इस मामले में आपका यूपी जो है यह पहले नंबर पे है और गुजरात जो है यह दूसरे नंबर पे है। गुजरात जो है दूसरे नंबर पे, याद रखिएगा, यूपी पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट देखिए, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है इस मामले में तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और यूटिलिटी कंपनी तमिलनाडु ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड इसने 753 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ा था। आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र लिमिटेड यह जो है इस मामले में चौथे नंबर पर है, जिसके द्वारा 682 सीकेएम ट्रांसमिशन जोड़ा गया था। 2023-24 में राज्य सरकार की स्वामित्व वाली बिजली कंपनी ने 6,993 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा था और जो जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था वो 64% था। सभी निजी और राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं इनके लिए 11,002 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। आरती को जो है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करता है और यह जो पुरस्कार है समारोह के कह सकते हैं कि लंदन, इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंघम पैलेस में यह पुरस्कार जो है उन्हें प्रदान किया गया है। आरती या आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, इसके तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा का क्या करती हैं, चालन करती हैं। बहराइच जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी ने इनके नेतृत्व में अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी जो बैरिस्टर अमल क्लूनी है इनके नाम पर जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल किंग ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई द्वारा पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। देखिए, आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह निर्णय बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी और अस्थायी आय बनाए रखने में विफलता के कारण जो है लिया गया है। वित्तीय अपर्याप्तता के कारण आरबीआई ने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए विनियामक की कार्रवाई की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है जांचकर्ताओं के लिए सुरक्षा जो जाल प्रदान करेगा, जो 5 लाख रुपए तक की राशि बीमा कवर को भी प्रदान करता है और इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक के लगभग 99.51 जमाकर्ताओं को बीमाकृत सीमा तक उनकी जमा राशि प्राप्त हो और इस प्रकार बैंक के बंद होने के बीच कुछ वित्तीय राहत भी उन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, उत्तर प्रदेश का पहला है इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर। इसे जो है 16 मई 2024 को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP जो बाराबंकी में है, एक ही भौगोलिक गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर को लॉन्च किया गया। कहाँ पे? बाराबंकी में, ठीक है। और CIMMP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर का विकास किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है और यह 6 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाला राज्य के रूप में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। अभी वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक GI टैग जिस राज्य को प्रदान किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। 58 GI टैग के साथ तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पे है और इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी है। वाराणसी का तिरंगी बर्फी शामिल है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था और उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा दी थी,
उस समय तिरंगी बर्फ़ी का निर्माण जो है इनके द्वारा किया गया था। इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। और यह पूछ सकता है कि तिरंगी बर्फ़ी का संबंध किस शहर से है, तो वाराणसी से इसका संबंध है। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है। और जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है इसका समय जो है 10 वर्ष के लिए होता है। 10 वर्ष बाद जो है इसे पुनः जो है इसके समय को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है यह पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो DPIIT है, इसका एक प्रभाग जो है यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग प्रदान करता है। यह पूछ सकता है कि जीआई टैग जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा DPIIT के अंतर्गत जो एक कार्य करता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, उसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पे है और तमिलनाडु जो है यह दूसरे नंबर पे है। और जिन 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया उसमें अगर हम देखें तो तिरंगा बर्फी यह वाराणसी का है। मेटल कॉस्टिक क्राफ्ट ये भी वाराणसी का है। थारू कढ़ाई इसका संबंध है लखीमपुर खीरी से। बेत और बाँस का शिल्प यह बरेली का है। जरदोजी शिल्प यह भी बरेली का है। बाकी हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल इसका संबंध है पिलखुआ अर्थात हापुड़ से। इन 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है बन सकता है। नईमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी है। हाल ही में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अर्थात AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी दी गई जाने के बाद जो है शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी। इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यह जो है कुलपति के पद पर नियुक्त रहेंगे। AMU की अगर हम बात करें, इसे जो है 1870 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज के रूप जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखिए ये डेट में कन्फ्यूजन है, 1870 ने 1875 है, ठीक है, 1875 है। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वित समिति की बैठक का आयोजन किया गया था 28 मार्च 2024 को। और ये इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल कि वरिष्ठ जो कृषि अधिकारी हैं इनके द्वारा इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया था। और इस बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के जो अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली हैं इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। बैठक के दौरान 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्म के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार किया गया था। और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ISARC सीधी बुआई वाले चावल जो DSR और वैकल्पिक गीले तथा सुखाने AWD जैसे सर्वोत्तम कृषि विज्ञान और प्रबंधन प्रथाओं का प्रसार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट देखिए, DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। देखिए, रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO को ये कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने देश के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह जैकेट जो है BIS 17,251 इसका यह नाम है। जैकेट BIS 17051 के स्तर पर 6 लेवल अर्थात 68 B15 17051 के गोला बारूद की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। यह जैकेट का जो डिजाइन है दृष्टिकोण पर आधारित होगा, जहां पर नवीन प्रक्रियाओं के साथ साथ नई तरह की सामग्री का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का जो चंडीगढ़ टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह पूछ सकता है कि इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था, तो चंडीगढ़ का जो अनुसंधान प्रयोगशाला है यहाँ पे इसका परीक्षण हुआ था। रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला में जो कार्यात्मक गैर धातु सामग्री के क्षेत्र में काम करता है, यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। इसमें पूछ सकता है कि इसमें किन किन पदार्थों का निर्माण किया गया, कह सकते हैं कि किन पदार्थों के प्रयोग से इसका निर्माण हुआ है, तो इसमें पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट और इलास्टोमर्स कार्बोनेशियम और नैनो स्ट्रक्चर सामग्री, स्टील सामग्री, सिरेमिक, मैट्रिक्स कंपोजिट और इन सभी का जो है प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया, ठीक है। IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित IIIT
के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए एक आधुनिक डेटा चिप को तैयार किया है। इस आधुनिक चिप को IIIT इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी द्वारा तैयार किया गया है। यह पूछ सकता है कि IIIT कहाँ पे है, आपके प्रयागराज में है। ठीक है। इस चिप का जो उपयोग है सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, मोबाइल हो गया, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ पे जो है किया जा सकता है। और यह चिप मेटा स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक विशेष तरह का रैंडम कोड जनरेट करेगा जिसे हैक करना आसान नहीं होगा, और यह छोटे आकार में होने के कारण चिप कम पावर का उपयोग करेगा। ठीक है। पहला जो है स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर का निर्माण विकास भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। और भारतीय वायुसेना ने नोएडा की MSME फर्म को 291 करोड़ रुपये के टेंडर को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का क्रय कर रही है, मतलब उनकी खरीद कर रही है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार बाजार के लिए तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ IT क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य, स्वास्थ्य शिक्षा, परिधान और लेखांकन जैसे क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिनके माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। और इस परियोजना को 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। 2024 में इसके लिए 150 सरकारी माध्यमिक जो विद्यालय हैं इनके 20,282 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके अतिरिक्त 3450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्राओं को भी इस योजना से जोड़ा गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। टोटल कितने जिलों में की जाएगी? 57 जिलों में। यह इंपॉर्टेंट है, यह नंबर जो है पूछ सकता है। ठीक है, 57 जिलों में इनकी स्थापना की जाएगी राज्य ने। और इसकी अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। जैसे साइबर पुलिस में आधिकारिक तौर पर जो कर्मचारी होंगे उनके 25 लोग मतलब इसमें कार्य करेंगे। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य की सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही कार्य कर रहा है। शेष जो 57 जिलों में है ऐसे इसे जो है स्थापित किया जाएगा। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। देखिए, देश में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्थापना है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, क्योंकि जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वहाँ पे इनकी मंजूरी भी आवश्यक होती है। तो इसकी मंजूरी के बाद जो है इसकी मतलब घोषणा जो है कर दी गई है। और चित्रकूट के जो करवीन के खुटरिया गांव के पास डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 102 हेक्टेयर होगा। इसमें सभी तरह के हथियार जैसे कि टैंक हो गया, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन और रोबोटिक्स, मिसाइल, अन्य जो सैन्य उपकरण है इनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में इस पार्क के लिए संगम क्षेत्र के नज़दीक स्थान का चुनाव किया, संगम के आसपास के क्षेत्रों का जो है चुनाव किया गया है और इसका जो निर्माण है महाकुंभ के पहले किया जाएगा। 2025 में जो महाकुंभ है उसके पहले इसका निर्माण किया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया गया। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर के हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया गया है, जो इस योजना पर कार्य करेगा और यह भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। IIT कानपुर में एक अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार किया गया है। IIT की इस लैब में इंजन की जो तकनीकी विकसित की जाएगी और इसका निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। कछुआ संरक्षण रिजर्व का निर्माण जो है गोंडा में किया जाएगा। देखिए, गोंडा जिले में वन विभाग, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू किया गया है। और इस प्रयास का जो उद्देश्य है, घाघरा की जो सहायक नदी सरजू नदी है, इसके किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे इसका निर्माण किया जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो प्रस्तावित है 2 किलोमीटर का विस्तार में इसका शामिल होगा, जिससे विभिन्न प्रकार के पौधों व प्रजातियों, पक्षी, मछलियों और पानी के सांप इसमें पाले जाएंगे। यह जो प्रस्ताव है स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया था। अनुमोदन पर 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए एक प्रबंधन योजना को तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें 30 से अधिक मछली प्रजाति, 50 पक्षी प्रजाति, विभिन्न पौधे, पानी के सांपों की 2 प्रजातियों का भी संरक्षण किया जाएगा। कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी 2024 को कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है। कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का जो निर्माण है अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, जिसके तहत लगभग 4000 नौकरी और 3000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाला यह विनिर्माण परिसर अपने आप में निर्भरता की ओर इशारा करेगा। ठीक है, 4000 रोजगार का इससे सृजन होगा। अडानी डिफेंस के स्वामित्व वाला यह जो परिसर है राज्य के रक्षा गलियारे के पहले चरण का प्रतीक होगा। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब। देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर भारत की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, और यह भारत का पहला साइबर डिफेंस लैब होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में प्रयागराज जंक्शन पर उत्तर प्रदेश का छठवां रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है। इसके पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा, कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इस रेल कोच जो रेस्टोरेंट है इसमें 56 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा और आने वाले समय में गोरखपुर में भी एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश का बजट देख लीजिए 2024-25 का। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा राज्य की विधानसभा में 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया था। और 24-25 का जो बजट है इसके मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो बजट का जो आकार है 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। नई योजनाएं कितनी हैं यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं विशेष रूप से युवा, महिला, किसान, गरीबों के उत्थान को समर्पित है। यह पूछ सकता है कि इस बार का जो यूपी बजट है वह किसको समर्पित है, तो युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित है 2024-25 का बजट में कुल प्राप्तियों की बात करें तो 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो अंश है यह 4,88,902 करोड़ रुपया है, जिसमें राज्य का कर राजस्व 2,70,86 करोड़ रुपये है। करों में राज्य का जो अंश है 2,18,816.84 करोड़ रुपये है। ठीक है, 2,18,816.84 करोड़ रुपये जो है यह कर राजस्व में राज्य का हिस्सा है। कुल व्यय की अगर हम बात करें तो कुल व्यय जो है 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित है। ठीक है, जिसमें राजस्व व्यय जो है जिसमें कुल व्यय में 5,32,655.33 करोड़ रुपये राजस्व व्यय, 2,03,782.38 करोड़ रुपये जो है पूंजीगत व्यय में खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो इस मामले में देखा जाए तो पूंजीगत व्यय से अधिक जो है राजस्व व्यय पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, और लोक लेखा से संबंधित 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान लगाएगा। किसे? लोक लेखा से संबंधित प्रारंभिक शेष जो 38,189 करोड़ 66 लाख रुपए का हिसाब लेते हुए अंतिम शेष जो है 28,585.77 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। बजट में राजस्व बजट 74,147 करोड़ रुपए है।
2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा है, 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.46% है। कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.46%। विभिन्न क्षेत्रों में जो धन का आवंटन किया गया है, सबसे अधिक जो आवंटन किया गया है शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है, ठीक है, 76,035 करोड़ रुपए। फिर ऊर्जा क्षेत्र दूसरे नंबर पे है, पुलिस तीसरे नंबर पे, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, नगर विकास, ग्रामीण विकास, ये सभी जो है क्रम से हैं, जिसमें सबसे अधिक जो धन का आवंटन किया गया वो शिक्षा विभाग को किया गया, ठीक है। और जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे अधिक जो धन का आवंटन किया गया है, सबसे अधिक जो आवंटन किया गया है यह किया गया है आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सबसे अधिक आवंटन किया गया है। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी के 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। कब तक? 2024-25 तक उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। 23-24 की अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया है। 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 22-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 23 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खाते में जो है यह धन जो है, यह पैसा जो है मुहैया कराया गया है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु और सीमित कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष और महिला दोनों को 3,000 रुपये सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, ठीक है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद, ठीक है, 60 वर्ष के बाद। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत अगर देखें तो निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें जो है देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ा करके 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 500 रुपये से बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत 23-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाएं इससे जो है लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। कितनी श्रेणी में दी जाती है? 6 श्रेणियों में जो है 15,000 रुपये दिया जाता है। रोजगार के क्षेत्र में अगर देखें तो एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय पोषण योजना, इसके तहत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगारों का सृजन किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार का सृजन किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित किया जाएगा। महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत 23-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया था, जिसके तहत 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया था। और 24-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन 24-25 में 33 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य रखा गया। यह इंपॉर्टेंट है, किसके तहत? मनरेगा के तहत। श्रमिक के कल्याण की दृष्टि से देखें तो भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सबसे अधिक है। ये पूछ सकता है कि ई श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक जो पंजीकरण कराया गया है वो किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। टोटल 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। जनधन खातों के अंतर्गत सबसे अधिक खाता भी उत्तर प्रदेश द्वारा खोला गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक जो है उत्तर प्रदेश में 1.90 करोड़ नामांकन हो चुका है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। इस मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक जो है उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन जो है किया जा चुका है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रहा वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश में निर्यात और प्रसंस्करण उद्योग जो है वह बढ़ेगा। इसी के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता रैंक में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स श्रेणी प्राप्त की है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और हेल्थ के क्षेत्र में अगर देखें
तो राज्य सरकार के प्रयास से जो मातृ मृत्यु दर है वह 2014 में 285 था, जो कम होकर के 2022 में 167 प्रति लाख शिशु मृत्यु दर पर हो गया। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, भैया पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें शिशु मृत्यु दर अगर हम देखें 2014 में शिशु मृत्यु दर 48 था, जो 2022 में कम होकर के 38 प्रति हज़ार हो गया है। ठीक, 1000 पर 38 लोग, ये भी कम हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के सभी जो 75 जिले हैं यहाँ पे निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या जो 1840 थी, इसे बढ़ाकर के 3828 कर दिया गया है। ठीक है, निजी क्षेत्र में जो 2550 था, इसे बढ़ा करके 5250 कर दिया गया है। ठीक, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है उत्तर प्रदेश में। प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत वित्तीय बजट 24-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, यह पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। वर्तमान समय में 65 हैं, जिसमें से 35 राज्य सरकार द्वारा और 30 जो है निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, और वर्तमान समय में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य जो है वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज अच्छादित और 14 जनपद में निजी निवेश माध्यमिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। सबसे अधिक किसमें है? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वाराणसी में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और MBBS नर्सिंग कॉलेज की जो संख्या है पहले 6 थी, जो बढ़कर के 23 हो गई है। आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य है कि 1035 राजकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। 2024-25 में आयुष्मान विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया गया है। ठीक है, और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया। कहाँ कहाँ पे? एक अयोध्या में और एक वाराणसी में। और स्थापना में प्रौद्योगिकी से रिलेटेड अगर देखें तो बुंदेलखंड में एक नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात बीडा का गठन किया गया है। ठीक है, जैसे गोरखपुर में गीडा है, बुंदेलखंड में बीडा है। ठीक, और इसके अंतर्गत जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत 2057 करोड़ 76 लाख, ठीक है, लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से भी ज़्यादा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में इसका निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान में 33% अधिक है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अगर हम बात करें तो इसके तहत 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित करने के लिए 46,67,000 कृषक इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ 6,600 राजकीय नलकूपों की आधुनिकीकरण, कितना? 6,600 नलकूप को आधुनिकीकरण। डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का जो पुनर्निर्माण है यह भी किया जाएगा। उड्डयन विभाग में अगर देखें तो वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की जो संख्या है में 19.2% की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स यथा जैसे अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में विकसित किया जाएगा। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, नाम क्या है इसका? अयोध्या धाम, इसकी स्थापना की गई है और इस एयरपोर्ट की स्थापना का जो विस्तार है 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था से प्रस्तावित है। हवाई पट्टी के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात करें तो 23-24 में अप्रैल में दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 मतलब 21.5 घंटे मान लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे जो विद्युत आपूर्ति है वह जो है सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को एवं अन्य जो ग्रामीण परिवार ने 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है और इसके तहत 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए
4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं संचालित हैं और अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आवासीय एवं शहरी नियोजन की अगर हम बात करें तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव किया गया है। नगर विकास की अगर हम देखें, इस क्षेत्र में जो है अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। महाकुंभ मेला 2024 के भव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्थात अर्बन के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है, जो वर्तमान में 60% अधिक है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो इससे जो है 60% अधिक है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह वर्तमान के 63% अधिक है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के तहत 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान में 2 गुना है। वर्तमान में जितना आवंटन है उसकी तुलना में 2 गुना है। ग्राम विकास की देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 36,15,000 आवासों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 34,14,000 आवास को पूर्ण किया जा चुका है। शेष सभी जो है निर्माणाधीन है और इसके तहत 24-25 में 2,441 करोड़ रुपये की आवंटन किया गया था। पंचायती राज की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 4,867 करोड़ रुपये 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान की तुलना में कितना है? 2 गुना है। और उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना के तहत 33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास की दर जो है वह 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, यह इम्पोर्टेंट है। और कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 3 नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से है कृषि विकास योजना, विश्व बैंक के सहायता यूपी एग्रीज योजना और प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेनगेज की भी स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 200 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ठीक है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यह प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसके तहत औसत गन्ना उत्पादकता जो 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, इसे बढ़ा करके 84 मीट्रिक टन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो अयोध्या में है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक 23-24 से करते हुए पठन पाठन का कार्य शुरू हो चुका है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दुग्ध विकास के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए इसके पुनर्जीवित करने के लिए 106 करोड़ 95 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत 74 करोड़ 21 लाख रुपये का आवंटन किया गया, जो वर्तमान की तुलना में 21% अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली इकाइयों के जो प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का विस्तार किया जाएगा। नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये सभी आपके जो फैक्ट है ना, यूपी स्पेशल करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर फैक्ट जो है आपके यूपी पीछे सारों में जो फैक्ट पूछे जाते हैं उसके लिए जो है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुपालन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे 303 बृहद गौ संरक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रम स्थल हैं और इन आश्रय स्थलों में शहरी और ग्रामीण अंचलों में 14,38,000 गोवंशीय पशु को संरक्षण जो है वो दिया जाता है। मत्स्य क्षेत्र में इसके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2022
से 25 का संचालन, मतलब इसका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 2022 से 25 तक है। और इसके अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले दिनों राज्य को वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार, उत्तर प्रदेश को जो है वेस्ट इनलैंड फिशरीज का पहला पुरस्कार दिया गया था। किसको? यूपी को। खाद्य एवं रसद क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर विकसित किया गया था। 23-24 में 56 लाख से अधिक। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इसके तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभ में इस योजना में 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा और उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे कि वह स्वरोजगार क्या कर सकें, शुरू कर सकें। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 10 प्लेज पार्क स्थापित किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 प्लेज पार्कों का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो 2024-25 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगारों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत 8 डाटा सेंटर का स्थापना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8 डाटा सेंटर का भी स्थापना किया जाएगा, जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए 90 मेगावाट क्षमता के सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2022 के तहत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और राज्य में 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का लक्ष्य भी रखा जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रोजगार सेंटर फॉर एक्सीलेंस की जो स्थापना है कितनी की जाएगी? 3 की जाएगी। 3। ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और 23-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 24-25 में 498 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेल के क्षेत्र में अगर देखें तो प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय युवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना के तहत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर लखनऊ की स्थापना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था किया गया है। ठीक है। कितना? 100 करोड़। निषाद राजगृह सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर में इसकी स्थापना की जाएगी और इसके लिए जो है 14.68 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का स्थापना किया जाएगा, जिसके लिए 11.79 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए 10.53 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी, मिलान करने के लिए पूछ सकता है। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक जो है पर्यटन उत्तर प्रदेश में आए थे। जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या 13,43,000 है। और इसमें अगर हम देखें तो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को
नॉर्थ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इन सभी जिलों को किस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा? नॉर्थ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। किसे किसे? अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली, इन सभी को नॉर्थ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। ठीक है। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो राज्य सरकार प्रदेश में हरितिमा वृद्धि के लिए प्रयास कर रही है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो वनावरण एवं वृक्षावरण है, यह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसे 2030 तक बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान समय में कितना है? 9.23% और इसे 2030 तक बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सिंचाई जो कार्यक्रम है, इसके लिए 110 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 48.94 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 स्क्वायर क्षेत्र में एयरो सिटी विकसित किया जाएगा, जो जिसके अंतर्गत 7 होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, इन सभी सुविधाओं से यह क्या होगा? लैस होगा। लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी की भी स्थापना किया जाएगा। कुकरेल नाइट सफारी का स्थापना किया जाएगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रयागराज में निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के तहत अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमान सहायता की जो अधिकतम सीमा है वह 1.5 लाख रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपये कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की स्वीकृति या एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है और इसके अंतर्गत नवंबर 2023 में 1,86,000 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है और इसके लिए जो है लगभग, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपये धनराशि का आवंटन किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा, जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपये होगा। सभी जिलों में होगा एक अटल आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। राज्य एवं वस्तु सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर इस राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है 1,56,981 करोड़ 89 लाख रुपये रखा गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है वह 58,307 करोड़ 56 लाख रुपये निर्धारित किया गया आबकारी शुल्क के रूप में। ठीक है, स्टाम्प शुल्क के रूप में 35,651 करोड़ 93 लाख रुपये, वाहन कर के रूप में 12,504 करोड़ 73 लाख रुपये। ठीक, अन्य देख लीजिए जो यूपी से रिलेटेड अन्य फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बनकर के उभरा है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग 96 लाख वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का जो हिस्सा है 65% है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के उद्देश्य से भी उत्तर प्रदेश भारत में पहले नंबर पर है। क्या चीज़? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के उद्देश्य से। भारत का पहला जो फ्रंट विलेज है वह वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध सहित देश का सर्वाधिक जो सेफ सिटी वाला राज्य है इसमें अग्रसर है। मतलब कह सकते हैं कि यह जो है इसका गौतम बुद्ध नगर आगे है। उत्तर प्रदेश देश के कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। फूड बास्केट के रूप में पहचान जैसे दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला एवं एथेनॉल उत्पादन में यह जो है देश में अग्रणी है। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है या 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क हो चुका है। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक पुरस्कार भी दिया गया था। किसके द्वारा? एसोचैम द्वारा। तो ये सभी यूपी के बारे में है और इसमें इन मामलों में जो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में अगर हम योगदान देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वह 23.78% है, द्वितीय क्षेत्र का 29.66 और तृतीय क्षेत्र का 46.55। यह इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र का योगदान कितना है यह याद रखिएगा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। 8 जनवरी 2024 के प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
और यह टैग 22 जनवरी को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद जो है दिया गया है। ठीक, अगर जीआई टैग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहाँ कुल 48 जीआई टैग, यह जो है छोड़ दीजिए, यह गलत है, यह पुराना बता रहा है, ठीक है, क्योंकि जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आ चुका है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया और तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु। संविद गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वृंदावन मथुरा में पहले संविद गुरुकुल पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए, कह सकते हैं लड़कियों के लिए के उद्देश्य से जो खोला गया है सैनिक स्कूल, यह कहाँ पे खोला गया है? मथुरा में खोला गया, इंपॉर्टेंट है, और यह पहला ऐसा विश्वविद्यालय है। 3D स्थानीय डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर बन चुका है। देखिए 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला भारतीय शहर वाराणसी है, जिसमें हवाई जहाज़ से शहर की तस्वीर लेकर के आधुनिक मशीनों की मदद से डिजिटल मैप रूप दिया जा सकता है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, जो 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्शन मशीन द्वारा विकसित हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ जो वन लाइनर करंट अफेयर हैं उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंदिरों का जो संग्रहालय बनाने के लिए मंजूरी दी गई, कहाँ पे बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा। किसके साथ मिल करके? टाटा के साथ मिल करके यह बनाया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा? महाराजगंज में। 2024 में किस कार्ड को सबसे अधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है? आयुष्मान कार्ड को जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था? त्रिनेत्र 2.0 को। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की है? बीपीएल परिवारों के लिए। किसके लिए? बीपीएल परिवारों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर सेंटर दमकल का जो निर्माण है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा किया गया है? भारतीय एमएसएमई फॉर्म जो नोएडा में है इसके द्वारा किया गया है। 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटोजीपी इंडिया का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2025 से 29 तक इसका आयोजन नोएडा में होगा। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके माँ पाटेश्वरी देवी रख दिया गया है, श्रावस्ती बलरामपुर जो एयरपोर्ट है इसका नाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का अनावरण किया है? चित्रकूट स्थित जो तुलसी झरना है उसके पास इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एक एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर द्वारा इसका विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी है? करेवा का जो अमेठी में इसका जो निर्माण है वो किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब का निर्माण किया जाएगा? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ देश का पहला बैटरी चलित टावर वैगन बनाया जाएगा? कानपुर में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया था? आगरा में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? प्रयागराज में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा? गोंडा में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटो गेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा? अयोध्या में। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों का कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है? 61,000 छात्रों का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है?
बेब्यू प्रोजेक्ट ने 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? 4 लाख करोड़ रुपए का परियोजना जो है यह क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला जो पहला शहर बना है वह वाराणसी बन गई, वह भारत का पहला शहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ रामायण टैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में। और 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया था? लखनऊ में किया गया था। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माण कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला जो वितरण केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? खुर्जा में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक या BHU वाराणसी में स्थापित किया गया है। 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर बताया गया है? वाराणसी और प्रयागराज को। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? यह जो है प्रयागराज में किया गया है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को GI टैग दिया गया? अयोध्या में जो अयोध्या के क्या कहते हैं हनुमानगढ़ी का जो लड्डू है इसे GI टैग दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने की बात की गई है? मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में इसे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? डॉक्टर रितु, इन्हें वैज्ञानिक क्षेत्र में, और नवीन को उद्यमी क्षेत्र में जो है सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 24-25 में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जाएगा? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया है? शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 24-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया है? यह पेश किया है 7,36,438 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक, तो यह यूपी का करंट अफेयर था जिसको इसमें हम लोग कवर किए हैं। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें बहुत से जो फैक्ट हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 बार आप लोग बस सुन लेंगे ना तो अब क्या है कि जो फैक्ट हैं जो डाटा है वो आप लोगों को एग्ज़ाम में मतलब याद हो जाएगा, जिससे पेपर में परेशानी नहीं होगी। बाकी आपका जो टेस्ट सीरीज है उसे भी जल्द ही शुरू किया जाएगा और जो अच्छे टेस्ट सीरीज मार्केट में आ जाने दीजिए। बाकी आप लोग अपने यहाँ रिवीजन तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।